24 घंटे पहले तक ईरान को धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब शांति की बात कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जिस हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के बदले ट्रंप सिक्योरिटी फीस वसूलने पर अड़े थे, उसी हॉर्मुज में ईरान की शर्तें मानने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपने बेस भी खाली करने की तैयारी में। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम ट्रंप के पास आखिरी विकल्प है, और क्या युद्ध के बाद ईरान अरब के खलीफा के तौर पर स्थापित हो चुका है? इस रिपोर्ट में देखिए। हम हर हालात में ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद मुश्तबा को अपनी शर्तों पर राजी नहीं कर पाए। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि ट्रंप हॉर्मुज में ईरानी मॉडल को स्वीकार करने के लिए मजबूर है, और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका सीक्रेट रूप से अरब के बेस खाली करने की तैयारी में है। दावा है कि अमेरिका ने ईरान को हॉर्मुज पर प्रस्ताव भेजा था, जिसमें हॉर्मुज का प्रबंधन ईरान और ओमान को सौंपने की बात थी। इसके लिए एक खास प्लान बनाया गया, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि हॉर्मुज सिर्फ ईरान की मर्जी से खुलेगा, और रूट भी ईरान खुद ओमान के साथ मिलकर तय करेगा। और युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज में जहाजों के गुजरने के लिए दो अलग अलग रूट बनाए गए। पहला रूट ईरान के पास से गुजरता है, जिसमें दो लेन है, एक हॉर्मुज में प्रवेश के लिए और दूसरा हॉर्मुज से एग्जिट के लिए। ठीक इसी तरफ अमेरिका ने हॉर्मुज के दक्षिणी छोर पर एक रूट तैयार किया है, जो ओमान के पास से गुजरता है। ट्रंप का प्लान था कि ईरान को हॉर्मुज में प्रवेश करने वाले जहाजों का कंट्रोल दिया जाएगा, यानी हॉर्मुज में जहाजों की एंट्री ईरानी जल क्षेत्र से होगी, जबकि जहाज बाहर ओमान के जल क्षेत्र वाले रूट से होकर निकलेंगे। लेकिन ईरान ने ट्रंप के प्लान को खारिज कर दिया है। वो ट्रंप के प्लान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ईरान हॉर्मुज से सिर्फ एक सिंगल मार्ग बनाने की तैयारी में है। यह नया मार्ग ना तो हॉर्मुज के उत्तर में होगा और ना ही दक्षिणी मार्ग पर होगा। इसे ईरान ओमान के बीचों बीच बनाया जाएगा, इस इलाके में जहां हॉर्मुज का सबसे गहरा जल क्षेत्र मौजूद है। लेकिन इस मार्ग से गुजरने के लिए सिर्फ एक ही लेन तैयार की जाएगी, जिससे एक वक्त पर एक दिशा से सिर्फ एक ही जहाज गुजर सकेगा। इसमें प्रवेश से पहले ईरान और ओमान की इजाजत लेनी होगी। लेकिन खास बात है कि इस लेन की सुरक्षा का पूरा जिम्मा ईरान अपने पास रखेगा। इसमें ओमान की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। ईरानी अधिकारी दुश्मन देश से जुड़े जहाजों को रोककर जांच कर सकेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि अमेरिका चुपचाप अरब से विस्थापन की तैयारी कर रहा है। अमेरिका बहरीन और कुवैत से अपनी सेना हटा सकता है। सेंटकॉम के पूर्व चीफ जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अमेरिका को अपने बेस रीलोकेट करने होंगे, क्योंकि अब ईरान की रेंज में उसके सारे बेस आ चुके हैं और अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है। और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए बीते 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने बैक टू बैक 5 दावे किए। ट्रंप का दावा था कि वीकेंड पर जो उन्होंने हमले रद्द किए, उसकी गुजारिश अरब देशों के साथ ही ईरान ने भी की थी। लेकिन ईरान ने इसे झूठा करार देते हुए साफ साफ कहा वो युद्ध के लिए हर तरह से तैयार है। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि समझौते पर करीब करीब बात बन गई है और ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान ने इस दावे को भी झूठा बताया। कहा कि हॉर्मुज को लेकर उसकी ओमान से वार्ता जारी है। दावा यह भी हुआ कि अमेरिका हॉर्मुज पर ईरान से बात कर रहा है, मगर ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज पर अगर बात होगी तो सिर्फ ओमान के साथ होगी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा हुआ कि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। लेकिन ईरानी विदेश मंत्री ने ट्रंप के दावों को झूठा बताया और कहा कि ईरान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नई लेन पर ओमान से चर्चा जारी है। ट्रंप ने सबसे बड़ा झूठ मीडिया के कैमरे पर यह कहा कि सोमवार से ईरान और अमेरिका की वार्ता शुरू हो सकती है। लेकिन ईरान ने साफ शब्दों में इसका खंडन कर दिया और कहा कि सोमवार से वार्ता नहीं हो सकती है, क्योंकि आज वार्ता का कोई प्लान ही नहीं। कान न्यूज की रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप के आखिरी वक्त पर फैसले से नेतन्याहू नाराज है। ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमलों का प्लान था। इजराइल को हमलों की जानकारी अमेरिका दे चुका था। नेतन्याहू ने कहा है अप्रत्याशित फैसलों से ऑपरेशनल प्लानिंग पर असर पड़ेगा। और इतिहास साक्षी रहा है, रेगिस्तान की रेत पर ताकत के नक्शे कितनी बार भी खींचे जाएं, लेकिन सच हमेशा भूगोल और समय की चाल से तय होता है। अमेरिका को महाशक्ति होने का भ्रम हॉर्मुज की लहरों में डूब चुका है, और खाड़ी देशों को अब यह समझ आ रहा है कि बारूद के दम पर कोई साम्राज्य लंबे वक्त तक नहीं टिक सकता। यह संघर्ष सिर्फ तेल या जहाजों का नहीं, बल्कि उस अहंकार का पतन है जो खुद को अरब का सुल्तान समझ बैठा था। लेकिन ईरान ने सारे समीकरण बदल दिए और बता दिया कि अभी तो हॉर्मुज का सुल्तान वही है। खास बात यह है कि अरब देश भी अब ईरान के सामने सरेंडर की मुद्रा में दिख रहे हैं।
अमेरिका ईरान के हमले नहीं रोक पा रहा है। अमेरिका अरब देशों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहा है। अमेरिका ईरान को भी तबाह नहीं कर पा रहा है। अमेरिका हॉर्मुज का कंट्रोल भी हाथ में नहीं ले पा रहा है। अमेरिका ईरान का यूरेनियम भी नहीं छीन पा रहा है। और फारस की खाड़ी के बाद अब बाब अल मंदेब में भी समीकरण बदलने लगे। जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान टोल वसूलने का प्लान बना रहा है, वैसे ही हूती लाल सागर में सक्रिय हो गया है। जो नहीं मानेगा उसके लिए 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र है। पहले सुरक्षा चक्र में सी माइंस का जाल है, जिसके रास्ता देने के बाद ही जहाज की एंट्री होगी। दूसरे सुरक्षा चक्र में बोट पर हूती लड़ाके तैनात रहेंगे, जो लगातार ऑयल टैंकर की निगरानी करेंगे। टोल वसूलने के बाद सेफ पैसेज देंगे। तीसरे सुरक्षा चक्र में ड्रोन मिसाइल लगी है। अगर किसी ने जबरन घुसने की कोशिश की तो ये एक्टिव होकर तुरंत हमला कर देंगे। अब बाब अल मंदेब में शिपिंग शुल्क की अनुमानित दर समझिए। माना जा रहा है कि हूती प्रति बैरल तेल पर $1 से $2 वसूल सकता है। एक बड़े ऑयल टैंकर में करीब 20 लाख बैरल तेल आता है। अगर $1 प्रति बैरल की दर से टोल वसूला जाए तो कुल शुल्क 17 से 20 करोड़ रुपए प्रति टैंकर हो जाता है। वैसे भी 13 दिन के युद्ध में अमेरिका और अरब देशों को ईरान ने अच्छा खासा डेंट दे दिया था। इस दौरान अमेरिका को करीब 1.92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन हमलों में उसके 18 सैनिक मारे गए और 600 सैनिक घायल हो गए। जबकि अरब देशों को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिसमें सऊदी अरब को 3.73 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। संयुक्त अरब अमीरात में हमलों से 2.49 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ। कतर में भी ईरान ने हमले किए, जिससे 1.66 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। जबकि कुवैत में हमलों में 1.24 लाख करोड़ तबाह हो गए। बहरीन में 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां हमलों में 66,400 करोड़ का कुल नुकसान हुआ। और लाल सागर में हूती का नेटवर्क समझिए, जिसकी वजह से वो हावी। उसका पहला कमांड सेंटर होदैदा पोर्ट है, जो उसका मुख्य लॉजिस्टिक्स बेस भी है। लाल सागर में दूसरा कमांड सेंटर अल सालिफ पोर्ट है, जिसे हूती सर्विलांस के लिए इस्तेमाल करता है। तीसरा कमांड सेंटर रास कातिब पोर्ट है, जहां ऑयल टर्मिनल और पावर स्टेशन है। यहां हूती के छोटे जहाज और बोट रहती है। चौथा कमांड सेंटर कामरान द्वीप पर है, जहां मिसाइल लॉन्चिंग साइट है। यहीं से हूती हमले करता है। और यूरोप भी ट्रंप वाली रणनीति अपना रहा है और रूस की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। यूरोप के यूक्रेन के जरिए रूसी तेल ठिकानों को नष्ट करवा रहा है यूरोप, और समंदर में रूसी शैडो फ्लीट पर शिकंजा कसने का अभियान तेज कर दिया गया है। यूरोप अब रूसी इकोनॉमी को इतना कमजोर करने के अभियान पर है कि रूस युद्ध लड़ने के लायक ही न रह जाए। सेना और हथियारों पर भारी भरकम खर्च करने वाले रूस की हालत अब ऐसी है कि पुतिन ने पेट्रोल डीजल के निर्यात पर रोक लगा दी। तेल से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा बंद हो चुका है। यूरोप को लग रहा है कि रूस के तेल व्यापार को आसानी से खत्म किया जा सकता है। रूसी तेल को जलाकर अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के ढहने के साथ ही रूस की शक्ति खत्म हो जाएगी। मौजूदा समय में रूस से पेट्रोल और डीजल निर्यात बंद है। 31 जनवरी 2027 तक पेट्रोल और डीजल का निर्यात नहीं होगा। रूस के कई इलाकों में पेट्रोल खरीदने की सीमा तय की गई है। और यूक्रेन अपने घातक ड्रोन से रूस में बहुत भीतर तक प्रहार करने में सक्षम है। यूक्रेन ने रूस की जिस सारातोव रिफाइनरी को निशाना बनाया है, वो बॉर्डर से 1100 किलोमीटर दूर है। अब यूक्रेनी हमले का दायरा और बड़ा हो चुका है। रूस के ऑरेनबर्ग में भी हमले हुए। ये बॉर्डर से 1400 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने यहां भी रिफाइनरी को निशाना बनाया। ओर्स्क रिफाइनरी बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन यहां भी हमले में कामयाब हुआ है। यूक्रेन के ये हमले रूस के लिए नई चेतावनी है। यूक्रेन ने रूस की 80% रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश की है। रोस्टोव रिफाइनरी पर हमला हो चुका है। इसके बाद रोजनिफ्ट रिफाइनरी पर हमले हुए। लुकोइल रिफाइनरी, कुइबिशेस्क रिफाइनरी, सीजरान रिफाइनरी, तनेको रिफाइनरी, कलुगा रिफाइनरी, तुला तेल डिपो, सारातोव रिफाइनरी, वोरोनिश तेल डिपो, क्रास्नोदर रिफाइनरी, एंगल्स तेल डिपो, फियोदोसिया तेल डिपो, उल्त लुगा प्लांट, समारा तेल डिपो, प्रोलेतास्क रिफाइनरी, कलाच ना दानू रिफाइनरी, ओम्स्क रिफाइनरी को यूक्रेन अब तक निशाना बना चुका है। इसमें से कई रिफाइनरियों में काम पूरी तरह से बंद है। यूक्रेन पर हमले के दौरान ड्रोन रोमानिया तक पहुंचे। रोमानिया को सुरक्षा के लिए फाइटर जेट भेजना पड़ा। रोमानिया से 2 F-16 विमानों ने टेक ऑफ किया। रोमानिया में रूसी ड्रोन से कोई धमाका नहीं हुआ। रूस ने एक नई एयरबॉर्न ब्रिगेड बनाई है। सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के लिए युद्धाभ्यास की तैयारी है। बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास को बहाना माना जा रहा है।
और बेलारूस में युद्धाभ्यास को बहाना माना जा रहा है। दावा है कि यह रूस का नया फ्रंट हो सकता है। बेलारूस में सितंबर में युद्धाभ्यास होना है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 30,000 सैनिक इसमें हिस्सा ले सकते हैं। युद्धाभ्यास में हाइपरसोनिक मिसाइल को शामिल करने पर बात हो रही है। दावा है कि इसी बहाने बेलारूस में रूसी सैनिकों और हथियारों की तैनाती की जाएगी। बेलारूस में युद्धाभ्यास से लिथुआनिया डरा हुआ है, क्योंकि लिथुआनिया और बेलारूस की सीमा 679 किलोमीटर लंबी, यानी एक बड़े इलाके में अपनी सुरक्षा लिथुआनिया को मजबूत करनी होगी। लिथुआनिया बेलारूस की सीमा के बीच कटीले तारों की फेंसिंग है और लिथुआनिया के बॉर्डर गार्ड्स की यहां तैनाती है। सीमा पर लिथुआनिया ने कई वॉच टावर लगाए हुए हैं और उससे सीमा पर निगरानी रखी जाती है। बेलारूस पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया ने सीमा पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, लेकिन ये सब ड्रोन हमले रोकने के लिए नाकाफी है। लिथुआनिया का एयर डिफेंस बहुत मजबूत नहीं है। लिथुआनिया के पास नसैम्स एयर डिफेंस है, लेकिन संख्या बहुत कम है। इसके अलावा लिथुआनिया के पास RBS-70 NG नाम का पोर्टेबल एयर डिफेंस है, जिसकी रेंज बहुत कम होती है। बॉर्डर पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया की सेना सेंटिनल रडार और जिराफ मार्क 5 रडार का इस्तेमाल करती है। और यूक्रेन ने अपने ऑपरेशन लॉन्ग रेंज और क्रीमिया अभियान का दायरा बढ़ाते हुए रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले ऊर्जा ठिकानों को सीधा निशाना बनाया है। यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमियन स्विच ऑफ के तहत यूक्रेनी ड्रोनों ने बीते 72 घंटों में 13 नए पावर प्लांट्स और सब स्टेशनों को ध्वस्त कर दिया। लगभग 1000 किलोमीटर अंदर तक हुए इन हमलों से क्रेमलिन तक हड़कंप मच गया है। आइए आपको दिखाता हूं यूक्रेन की घातक स्ट्राइक की पूरी रिपोर्ट। लेकिन हमले के दायरे को बढ़ाते हुए यूक्रेन दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके मारियोपोल, बर्दियांस्क, खेरसोन, मेलिटोपोल और डोनेट्स्क लुहांस्क पर बारूदी बरसात कर रहा है। यूक्रेन ऑपरेशन क्रीमियन स्विच ऑफ पर काम कर रहा है, जिसके तहत पिछले 72 घंटों में यूक्रेनी ड्रोन ने 13 और ऊर्जा केंद्रों पर हमला किया है। ये हमले स्पेशल सैन्य अभियान का हिस्सा हैं, जिसके तहत रूसी सेना, बिजली आपूर्ति और नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 30 दिनों में यूक्रेन ने रूस के 177 से ज्यादा ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार सुनियोजित हमले जारी हैं। रूस के मिलिट्री सप्लाई चेन और पावर बैकएंड को तबाह करना मकसद है। इन हमलों में डोनेट्स्क के ज़ुइवस्का थर्मल पावर प्लांट को तबाह किया, मारियोपोल में मिनी सबस्टेशन को निशाना बनाया, खेरसोन में भी कई बड़े सबस्टेशन तबाह हुए, बर्दियांस्क में इलेक्ट्रिक सबस्टेशन पर ड्रोन गिराए। यूक्रेन के पोल्टावा में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस ने ड्रोन हमला किया। इंफ्रा पर हुए हमले की वजह से केमिकल लीक हो गया। दूसरी तरफ रूस ने ज़ेपोरिजिया में रिहायशी इमारत पर ग्लाइड बम से हमला किया। इस हमले में एक की मौत और 31 लोग घायल हो गए। काला सागर में भी निकोलेव पोर्ट को निशाना बनाया। रूस ने 3 ड्राई कार्गो जहाजों पर हमला किया। जहाजों पर हमले से सैन्य सप्लाई बुरी तरह बाधित हो गई। यूक्रेन के खार्किव पर रूस की सेना ने विध्वंसक हमला किया। इस हमले में यूक्रेन के ड्रोन कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही रूस ने डॉनबास में यूक्रेनी सैनिकों के एक अस्थायी ठिकाने को भी निशाना बनाया। रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के मुताबिक रूस बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। पश्चिमी देशों ने सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए। रूस ने यूक्रेन पर करीब 1900 ड्रोन, 1600 गाइडेड बम और कई तरह की 144 मिसाइलें दागी। और वार्ता की कोशिशों के बीच तेल अवीव से तेहरान और वॉशिंगटन तक षड्यंत्रों का नया त्रिकोण तैयार हो चुका है। इस त्रिकोण के केंद्र में टारगेट किलिंग की तैयारी है। इजरायल जहां ईरान के टॉप लीडर्स को खत्म करने की तैयारी में है, तो वही ईरान के टारगेट पर इलॉन मस्क आ चुके हैं। दावा है कि मुस्तफा ने अपनी हिटलिस्ट में टॉप पर मस्क का नाम लिखा है। क्यों, आइए इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। दावा है कि ईरान ने अपने दुश्मनों की नई हिट लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर इलॉन मस्क का नाम है। दावा है कि मस्क की कंपनी स्टारलिंक इजरायल की मदद कर रही है। अली खamenei पर हुए हमलों में इजरायल ने स्टारलिंक की मदद ली थी। उनकी सटीक लोकेशन मस्क की सैटेलाइट से ही इजरायल को मिली थी। मिडिल ईस्ट 24 की रिपोर्ट में दावा है, अगर इजरायल फिर युद्ध में जाता है तो ईरानी टॉप अधिकारियों को चुन चुन कर खत्म किया जाएगा। फेसबुक से पीएम मोदी का वीडियो हटाए जाने का मामला संसदीय समिति के सामने पेश हुए मेटा के अधिकारी। मेटा के अधिकारियों ने संसदीय समिति से माफी मांगी। समिति ने कहा मेटा नहीं, मार्क जकरबर्ग माफी मांगे। समिति ने कहा सवाल माफी का नहीं, जवाबदेही का है।